दूसरा है इसमें जो है न्यायाधीशों की योग्यताएं, यानी कि न्यायाधीशों में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। न्यायाधीशों में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पीछे बैठ जाइए, पीछे वाली बैठ जाओ, ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। हाँ बस। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो सबसे पहले जो है वह उच्च न्यायालय में सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी भी उच्च न्यायालय में जो है वह 5 साल से या 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक। उच्च न्यायालयों में या उच्च न्यायालयों में उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है, या वह 10 वर्ष तक जो है किसी जो है उच्च न्यायालय में एडवोकेट या वकील रह चुका हो, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालयों में एडवोकेट रह चुका हूँ, ये योग्यता उसमें होनी चाहिए। राष्ट्रपति की नज़र में जो है या वह राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का ज्ञाता हो, राष्ट्रपति की दृष्टि में क्या हो, कानून का ज्ञाता वह हो। अब देखना दोबारा एक बार देख लीजिए, न्यायाधीशों के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी उच्च न्यायालय में वह न्यायाधीश चाहे वो 5 वर्ष तक होना चाहिए टोटल, चाहे वो 2 या 2 से अधिक हो, एक न्यायालय हो, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में वह 5 वर्ष तक काम कर चुका हो, या 10 वर्ष तक जो है एज ए वकील या एडवोकेट जो है उच्च न्यायालयों में काम कर चुका हो, या वह राष्ट्रपति की दृष्टि में जो है कानून का ज्ञाता हो, कानून को जानने वाला हो। नोट कर लो। रफ कर दूं? हेलो, है क्या कोई? हेलो,
सबमिट कर दिया बस। कहाँ गए अंकित? मिन, मीनाक्षी कर लिया? नेक्स्ट आपका आता है इसमें न्यायाधीश में 2 पॉइंट हो गए आपके। तीसरा जो पॉइंट आता है आपका वो है कार्यपालिका तथा महाभियोग। महाभियोग कह सकते हैं इसको, महाभियोग। वैसे तो जो है इनकी जो आपकी जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 65 साल तक यह जो है अपने पद पर रह सकते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है, 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। लेकिन जो है उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है या सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसको उससे पहले भी जो है हटाया जा सकता है। हटाने के लिए आपकी क्या जो है आपत्तिजनक आचरण करने पर, आपत्तिजनक आचरण करने पर, आपत्तिजनक आचरण कोई ठीक से नहीं किया हो, कोई करप्शन से संबंधित उसके ऊपर कोई चार्ज लगाया गया हो, तो कोई भी आपत्तिजनक आचरण हो गया। तो आपत्तिजनक आचरण होने पर संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों से 2/3 से सहमति हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश को हटा दिया जाता है। न्यायाधीश को हटा दिया जाता है। आपत्तिजनक आचरण मैंने बताया, वो आपत्तिजनक आचरण कोई कैसा भी हो सकता है, वो करप्शन या भ्रष्टाचार से संबंधित हो, कोई और उसके चरित्र से संबंधित उस पर आरोप लग गए हो, तो ऐसी स्थिति में जो है न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जाएगा उसके पद से, मैंने बताया संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से कोई बिल पास कर देंगे, मोशन पास कर देंगे, तो उसके बाद राष्ट्रपति क्या कर देगा, उस न्यायाधीश को हटा देगा। इस जो है तरीके से हम लोग जो है जज को या जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। वेतन एवं भत्ते, वेतन व भत्ते बताया था मैंने, क्या किसके द्वारा, समय समय पर संसद द्वारा तय किए जाते हैं। समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये हो गया आपका वेतन व भत्ते से संबंधित। इसके अलावा न्यायालय का मुख्य स्थान, मुख्य स्थान, मुख्य स्थान कहाँ पर है न्यायालय का, दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में। आर्टिकल 130 या अनुच्छेद 130 में ये है।
इसमें किसी को कोई समस्या हो तो पूछो। कार्यकाल 65 वर्ष तक। आपत्तिजनक आचरण होने पर दोनों सदन 2/3 बहुमत से पास कर देंगे तो राष्ट्रपति हटा देगा। वेतन व भत्ते समय समय पर जो है संसद तय करती है। और मुख्य स्थान या इसका जो है जगह कहाँ पर है, मुख्य न्यायालय आपका कहाँ पर बना हुआ है, दिल्ली में है या दिल्ली में है। रफ कर दूं? अनुच्छेद 130 में लिखा हुआ है कि इसका मुख्य स्थान कहाँ पर है, दिल्ली में है। चलेगा? उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। छठा आगे में न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है यहां से कब रिटायर हो जाएगा, 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। तो यहाँ से रिटायर होने के बाद वह जो है अन्य किसी उच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में वह आपका काम नहीं कर सकेगा। पद नियुक्त होने के बाद वह किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। सेवानिवृत्त के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। कर लिया नोट? उन्मुक्तियां लास्ट वाला है इसमें। उन्मुक्तियां मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट ने आपका जो भी मतलब निर्णय वगैरह लिया है उस पर कोई भी व्यक्ति या जो है इसके कार्यों और निर्णयों की आलोचना नहीं की जा सकती। इसके कार्यों पर निर्णयों की आलोचना तो ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट का गठन किस तरीके से होता है। कंप्लीट हो गया ये टॉपिक आपका। न्यायाधीशों पर क्या क्या प्रतिबंध है। एक तो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश वहां से सेवानिवृत्त हो गया या 65 साल के बाद वह रिटायर्ड हो गया तो वह किसी भी दूसरे न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। उन्मुक्तियां सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय या कार्य किया है उसकी कोई भी आलोचना नहीं कर सकता। आई क्या बात समझ में? तो ये सुप्रीम कोर्ट का गठन पूरा हुआ और अब अपना लास्ट टॉपिक क्या आता है, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के पावर और फंक्शन या इसकी शक्तियां व कार्य। ये लास्ट टॉपिक हो गया अपना है। आज तो नहीं होगा, आज तो 15-20 मिनट से नेक्स्ट में लगभग ये आपका होने के पूरे चांस है। तो सर्वोच्च न्यायालय की कार्य व शक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय की हेलो सो गए क्या सब? सो गए क्या?
सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां व कार्य या कार्य व शक्तियां क्या क्या है। तो सबसे पहली जो शक्ति है वह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार फर्स्ट आ गया। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसमें आपका इसमें भी दो टॉपिक है। पहला टॉपिक है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, इसका मतलब होता है एकमेव क्षेत्राधिकार का कि उच्चतम न्यायालय ऐसे केसों या ऐसे केस जिनकी सुनवाई केवल और केवल कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। ऐसे केस जिनकी सुनवाई केवल और केवल कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। ऐसे केसों की सुनवाई उच्चतम न्यायालय के अलावा जो उच्च न्यायालय है ना, हाई कोर्ट, वो ऐसे केसों की सुनवाई नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन कौन से केस हैं जिनकी सुनवाई केवल और केवल जो है उच्चतम न्यायालय करता है। इनकी सुनवाई केवल कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। इनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। कौन कर सकता है इनकी सुनवाई, केवल सर्वोच्च न्यायालय, और कोई सा भी न्यायालय ऐसे केसों की सुनवाई नहीं कर सकता। तो वो कौन कौन से केस हैं, भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, भारत सरकार व एक या अधिक राज्यों के बीच जो भी आपका विवाद होगा वो कौन सुनेगा, केवल और केवल उच्चतम न्यायालय सुनेगा। दूसरा हो गया इसमें जो है और कैसे केसों की यह सुनवाई करेगा, भारत सरकार या संघ का कोई राज्य तथा भारत सरकार व संघ राज्य व एक से के बीच विवाद बनने की स्थिति में, या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। एक बार तीनों को समझ लेना क्या क्या है, सभी को साथ, सभी बोर्ड पर ध्यान देना।
देखो, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार या ऐसे क्षेत्राधिकार जिनकी सुनवाई केवल और केवल कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। तो इनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। तो वो कौन कौन से ऐसे केसेस हैं? भारत सरकार व एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो वो केवल किसके द्वारा सुना जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। भारत सरकार का कोई संघ का कोई राज्य और एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो जो है उसकी सुनवाई केवल कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद है तो उसकी सुनवाई भी कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो ये हो गए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में जो है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। इसी में आपका दूसरा आ गया, इसी में आपका जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। आपके जो मूल अधिकार दे रखे हैं आपको, फंडामेंटल राइट्स जो दे रखे हैं संविधान में, उनका उल्लंघन होने पर, आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप लोग जो है कहाँ पर सुनवाई किया, कहाँ पर केस कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में केस करते हो। इसके साथ साथ कहाँ कर सकते हो? हाई कोर्ट में भी। तो ये क्या हो गया? समवर्ती, यानी दोनों का। किस किस का हो गया? उच्च न्यायालय का भी हो गया और उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का भी हो गया। कौन सा? फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन या मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर। मौलिक अधिकारों को या मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद, मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद मौलिक अधिकारों से संबंधित विवादों की सुनवाई, विवादों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का तो कौन से है? आर्टिकल अनुच्छेद 32 व उच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद में? 226 में है? विवादों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को अधिकार प्राप्त है। आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई विवाद है तो ऐसे विवादों की सुनवाई जो है किसके द्वारा की जा सकती है? और इसके साथ साथ उच्च न्यायालय के द्वारा, दोनों के द्वारा की जा सकती है। तो ऐसे अधिकारों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। आगे क्या बात समझ में? तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो है पहला कार्य व शक्तियां कंप्लीट हुई। दूसरी आती है इसकी अपीलीय क्षेत्राधिकार। दूसरा कौन सा आ गया इसका? अपीलीय क्षेत्राधिकार। फोन तुम लेके जाते फिर किसके बारे में मैसेज?
अपीलीय क्षेत्राधिकार, दूसरा आ गया इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि जो है उच्च न्यायालय ने कोई आपका संबंधित कोई सुनवाई की और उसका फैसला सुनाया, उस फैसले से कोई आपका सहमत नहीं है, तो उच्च न्यायालय के फैसलों से असहमत होने की स्थिति में आप उसकी अपील कहाँ पर कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में आप उसकी अपील कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट जो है जो आपके कई मामलों की जो है अपील सुनता है, उच्च न्यायालय की अपीलें सुनता है। तो ये कौन सा होगा? दूसरा अपीलीय अधिकार। अपीलीय अधिकार आपके चार प्रकार के हो गए। कौन कौन से हो गए? संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी। इसमें चार पढ़ेंगे हम लोग। वो हो गए संवैधानिक, दूसरा हो गया दीवानी, तीसरा हो गया फौजदारी विवादों की अपील, और चौथा हो गया आपका विशिष्ट या विशेष या स्पेशल। तो ये चार जो प्रकार के जो विवाद हैं उनकी जो है आपका अपील कौन सुनता है? सर्वोच्च न्यायालय इनकी अपील सुनता है। कर लिया नोट सबने? हेलो, चलो क्वेश्चन लिखो आज का। एक क्वेश्चन लिखो। ये आपके लगभग जो है लगभग क्या मेरे हिसाब से जो अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा अपना चैप्टर पूरी तरीके से। और क्वेश्चन लिखो। सर्वोच्च न्यायालय के गठन को समझाइए। सर्वोच्च न्यायालय के गठन को समझाइए। लिख लिया? चलो नोट्स वोट्स तो बना रहे हो सब लोग?